नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश प्रसाद कोहली। आज हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी कि वायुमंडल की स्ट्रक्चर। आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के स्ट्रक्चर की। दोस्तों, आपको पता होगा कि वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें पहले ये जानना होगा कि वास्तव में जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है वायुमंडल, तो वायुमंडल होता क्या है। देखिए, हमारे सर के ऊपर या पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है गैसों का भार जो है, जो गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, इन सब को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, हमारा वायुमंडल बोलते हैं। हमारा जो वायुमंडल है इसके अंदर विभिन्न गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कुछ जलवाष्प भी हैं और धूल कण भी है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता होगा आज के समय में जो पॉल्यूशन जो फैल रहा है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण जो है क्या दूषित हो रहा है, हमारा वायुमंडल। और वायुमंडल हमारे लिए इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, बिना खाए हुए हम 30 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए हम 3 दिन जिंदा रह सकते हैं, पर बिना शुद्ध हवा में सांस लिए हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो 3 मिनट भी जीवित जब हम नहीं रह सकते इस वायुमंडल में बिना सांस लिए, तो समझो हमारे लिए वायु कितनी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमारे शरीर के ऊपर जो है वायु ही वायु है, वायु का भार है। इसको हम समझेंगे आज हम वायुमंडल के संरचना के चैप्टर से। और इससे पहले मैं 2 वीडियो पहले भी ला चुका हूँ, वायुमंडल का संगठन यानी कि वायुमंडल का कंपोजिशन और वायुमंडल का सामान्य परिचय। उन दोनों के लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ, आप उसको देख लेना। आज हम बात कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना के ऊपर। तो वायुमंडल की संरचना को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल का स्ट्रक्चर बोलते हैं। पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायुमंडल का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के ऊपर। देखिए, वायुमंडल के कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल का संगठन। इसका मतलब होता है वायुमंडल में कितनी धूल कण है, कितने जलवाष्प है, कितने नाइट्रोजन है, कितनी गैसें हैं और कितनी प्रकार के तत्व वायुमंडल में पाए जाते हैं। परंतु जब हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जैसे प्याज की झिल्ली विभिन्न परतों में बनी हुई है ना, वैसे ही हमारे वायुमंडल भी विभिन्न परतों में बना हुआ है। इसकी एक परत के बाद दूसरी परत पाई जाती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है तो इसके ऊपर अलग अलग परतें हैं, जैसे टोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और आइसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है। तो ये जो परतें हैं प्याज की झिल्ली की तरह है, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत, और हर परत का जो है मानव जीवन में अपना ही महत्व है। तो आज की जो क्लास है हम इसमें बात कर रहे हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो जो वायुमंडल की संरचना के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इस वायुमंडल की संरचना को तापमान के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना इस प्रकार की है। ठीक है, तो ये जो क्लास जो है नेट, जेआरएफ, यूजीसी सबके लिए काम आने वाली है। और इस क्लास में आपको केवल इस टेबल को याद रखना है, आपके दिमाग में ये टेबल क्लियर हो जाएगी। तो इस टेबल के माध्यम से और ये डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास करा है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है और आप वायुमंडल की संरचना को समझ जाओगे, यानी कि वायुमंडल कौन कौन सी परतों से मिलकर बना है। ठीक है, तो सबसे पहले वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी होती है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में हम टोपोस्फेयर कहते हैं। देखिए, इसकी औसत मोटाई जो होती है 14 किलोमीटर होती है। इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 14 किलोमीटर। परंतु याद रखना, इसकी जो मोटाई है ध्रुवों पर ये ज्यादा मोटी है, 16 किलोमीटर। और सॉरी, माफ कीजिएगा, ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों पर ये इसकी मोटाई थोड़ा कम है, 8 किलोमीटर। और जो है इसकी ज्यादा अधिक मोटाई कहां पर पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर। तो इक्वेटर के लिए मैंने ई बना रखा है और ध्रुवों के लिए मैंने पी बना रखा है। तो इक्वेटर पर इसकी मोटाई 16 किलोमीटर पाई जाती है और पोल्स में इसकी मोटाई कितनी पाई जाती है, 8 किलोमीटर। दूसरा है सबसे ज्यादा आपका तापमान। यहाँ पे देखिए, इस टेबल में तापमान भी दे रखा है मैंने, परत, ऊंचाई, तापमान और विशेषता। तापमान देखिए, तापमान जो है इस परत में जो है सबसे न्यूनतम तापमान कहां पाया जाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर। आश्चर्यजनक बात है, भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस। जबकि ध्रुवों पर, जहां पे सदैव ठंडा ही रहता है, वहां पे सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान इस परत में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये परत वहां पे 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। तो वहां पे न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तो देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि टोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान कहां पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि -80 डिग्री सेल्सियस हमारा जो तापमान है भूमध्य रेखा पर, यानी कि इक्वेटर पर पाया जाता है। यूजीसी नेट में, जेआरएफ में और सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्लास जो है हमारी सबके लिए है, यूजीसी नेट के लिए भी है, परीक्षाओं के लिए भी है, और हमारे लेक्चरर, गेस्ट और बीएड परीक्षाओं के सबके लिए ये क्लास कवर कर रही है। ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ गया। क्षोभ मंडल की औसत मोटाई 14 किलोमीटर है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर में इसकी मोटाई 16 किलोमीटर है। और न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस हमारा इक्वेटर पर रहता है और
पोल्स में यहाँ पे तापमान -45 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके साथ साथ जो हमारा टोपोस्फेयर है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसकी तीन मुख्य विशेषताएं मैंने और बता रखी है। टोपोस्फेयर की तीन मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? क्षोभ मंडल की, पहला है नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि सामान्य ह्रास दर। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरने की प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर। क्या बोलते हैं? सामान्य ह्रास दर, यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट, जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान नीचे गिरता है। तो इस परत में जो तापमान है, ऊंचाई के साथ साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रत्येक 100 मीटर में 115-65 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। यानी कि अगर इस परत में हम 165 मीटर समुद्री सतह से 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिर जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। इसको ऐसा समझ सकते हैं, देहरादून से मसूरी साफ दिखाई देता है। देहरादून में जो तापमान रहेगा उससे मसूरी 1500 मीटर ऊंचाई पर है। यानी कि देहरादून की ऊंचाई अगर 500 मीटर है तो मसूरी की ऊंचाई 2000 मीटर है। तो वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पाया जाता है। तो याद रहे, पर्वतों में इसलिए ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है सामान्य ह्रास दर के कारण। दूसरा है, इस परत में सभी प्रकार के धूल कण गैस से जलवाष्प पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर सभी प्रकार की मौसमीय गतिविधियां होती है। मौसमीय गतिविधियां इसी परत में होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इस परत के अंदर मौसमीय गतिविधियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें धूल कण पाए जाते हैं तो मौसम गतिविधियां होती हैं। इस कारण इस परत के ऊपर, इस परत में धूल, बादल, गैस, कोहरा, कुहासा, वर्षा, हिमपात सब देखने को मिलता है। इसीलिए इस परत पर हवाई जहाज नहीं चलते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है संवहनीय तरंगे। देखिए, संवहनीय तरंगे क्या होती हैं, आपको मैं समझाता हूं। संवहनीय तरंगे, इसको कई बार इस परत को, क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संवहन मंडल भी बोला जाता है। तीसरी इसकी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी मोटाई ध्रुवों पर क्यों है ज्यादा पाई जाती है और पोल्स में इसकी मोटाई कम क्यों पाई जाती है। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश जो है, जो भूमध्य रेखा है, जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इस भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सारा वर्ष 12 महीने सीधा पड़ता है, इसलिए अधिकतम गर्मी भूमध्य रेखा में पाई जाती है पूरे वर्ष। अब भूमध्य रेखा में सारा वर्ष अधिक गर्मी पाई जाती है तो क्या होता है, वहां की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है और गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, और हल्की होकर जब ऊपर उठती है तो अपने अपने साथ साथ वायुमंडल का विस्तार भी कर देती है। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आप अपने घर में केतली में चाय गर्म करें। केतली में चाय गर्म करते हैं, भाप ऊपर उठती है ना, वैसे ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इक्वेटोरियल रीजन में जो है सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है तो वहां की वायु गर्म होकर ऊपर हल्की हो जाती है, हल्की होकर वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठने से क्या होता है, उस हल्की और ऊपर उठती हुई वायु को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव वाइंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्टिव विंड्स बोलते हैं, या फिर संवहनीय पवन बोलते हैं, संवहनीय मंडल। तो इसीलिए इसकी मोटाई जो है भूमध्य रेखा पर, क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा में अधिकतम पाई जाती है। अधिकांश क्वेश्चन आपके क्षोभ मंडल से ही आते हैं। दूसरा है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल जो है हमारा वायुमंडल की दूसरी परत है, परंतु क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक पतली परत पाई जाती है, और ये परत जो है ट्रांजिशन लेयर होती है। क्या होती है? ट्रांजिशन लेयर, यानी कि संक्रमण परत है। इसकी मोटाई केवल 1.5 किलोमीटर होती है, परंतु इस परत की विशेषता होती है कि इस परत में है ऊंचाई के साथ तापमान गिरना रुक जाता है। तापमान गिरना कैसे रुक जाता है? देखिए, मैंने बताया कि क्षोभ मंडल के जो अंतिम सीमा है, यानी कि लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। परंतु 16 किलोमीटर के जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो फिर दोबारा से तापमान, यहाँ पे तापमान का गिरना स्थिर हो जाता है, यानी कि अब तापमान और नीचे नहीं गिरता। तो यही कारण है, इसी कारण यह माना जाता है कि एक नई परत शुरू हो रही है। और वो नई परत शुरू कौन सी होती है हमारी? ये होती है हमारी समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर की जो मोटाई है 14 से 50 किलोमीटर पाई जाती है। इसकी मोटाई जो है 16 से 50 किलोमीटर या 14 से 50 किलोमीटर पाई जाती है। 16 से 50 किलोमीटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लाल रंग से रखा हुआ है। इस परत की जो मोटाई है 14 से 50 किलोमीटर मैंने बताई है। जो दूसरा है, इसमें तापमान, इसमें जो है तापमान बढ़ता है। इस परत में क्या होता है? तापमान बढ़ता है। जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है, तो इस परत में क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ेगा इस परत में, याद रहे, ये इसकी विशेषता है। तो इसमें 50 मीटर, इसकी अंतिम सीमा जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें तापमान कितना हो जाता है? केवल 0 डिग्री सेल्सियस, केवल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है इसकी अंतिम सीमा में। यानी कि समताप मंडल की अंतिम सीमा पर इसकी जो है
तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इसमें दो विशेषता होती है इस परत की, जो मुख्य विशेषता है, पहला है इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब देखिए जो ओजोन परत है वही बताएगी कारण कि इस परत में तापमान क्यों बढ़ता है। क्योंकि ओजोन परत क्या होती है, ओजोन एक गैस है। ओजोन गैस क्या करती है, सूरज के प्रकाश में जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूरज के प्रकाश में जो होती है पराबैंगनी किरणें, उनको अवशोषित कर लेती है, उनको ग्रहण कर लेती है। इस कारण क्या होता है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जो समताप मंडल का तापमान बढ़ा देती है, तापमान बढ़ा जाती है। इसी कारण समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस परत में याद रखना ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस कितनी महत्वपूर्ण गैस है आपको पता है, ये हमें किससे बचाती है, कैंसर से बचाती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें जो होती है सूरज की, वो हमारे पृथ्वी के ऊपर जीवों में कैंसर पैदा करती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हमारे पृथ्वी में जीवन भी नहीं होगा। इसी कारण ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है सीएफसी से। किससे हो रहा है, सीएफसी से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी आप कूलिंग फ्रीजिंग, जितने भी कूलिंग होती करने वाली चीजें हैं, जैसे कि एसी, नाइट्रोजन और तुम्हारे परफ्यूम्स हो गए, सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साधन हैं, इनमें बड़ी मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है, जो कि ओजोन परत के ओजोन छिद्र को बढ़ा देती है। ओजोन छिद्र कैसे बढ़ता है इसके लिए मैं एक नई वीडियो लॉन्च करूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इसमें ओजोन परत के कारण ही इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता रहता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इस परत में धूलकण, जलवाष्प और मौसम नहीं पाया जाता। इस परत में क्या है, धूलकण, जलवाष्प और मौसम नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें जब धूलकण नहीं पाए जाएंगे, मौसम जलवाष्प नहीं पाया जाएगा, और धूलकण तो तुमको पता ही है संघनन के नाभिक होते हैं। क्या होते हैं वो, संघनन के नाभिक, यानी कि न्यूक्लियर ऑफ द कंडेंसेशन होते हैं, संघनन के नाभिक होते हैं, जिनके ऊपर जो है जो जल वाष्प है संघनित होता है, और संघनित होकर जल वाष्प क्या बन जाता है, बादल बनता है, और बादल बाद में जाके बारिश में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस परत में कोई भी मौसमीय गतिविधियां नहीं देखने को मिलती, ना इसमें ओस देखने को मिलती है, ना पाला, ना मिस्ट, ना फॉग, ना बादल। तो जब इस परत में इतना क्लियर एनवायरनमेंट रहता है, हवा ज्यादा तेज नहीं चलती, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित रहते हैं ये पवन वायु के लिए, वायुयान उड़ाने के लिए। तो सबसे ज्यादा वायुयान किस में उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। याद रहे वायुमंडल कहाँ, एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, वेयर एरोप्लेन फ्लाई वायुमंडल की इस परत में, किसमें, दूसरी परत में, यानी समताप मंडल में। अब दो परत पूरी हो गई, क्षोभ मंडल, संताप मंडल। बात करते हैं तीसरी परत की, हमारी है मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में मेसोस्फीयर बोलते हैं। और मेरे इस डायग्राम में आप मेसोस्फीयर को यहाँ पे नीले रंग का लिखा हुआ देख सकते हैं। इसकी मोटाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। मेसोस्फीयर की जो मोटाई है, जो उसकी मोटाई है 50 से 80 किलोमीटर, यानी कि हमारे सर के ऊपर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा मेसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल पाया जाता है। और मध्य मंडल जो है, इसमें इसकी क्या विशेषता है, इसमें फिर दोबारा वही विशेषता आती है, पलटी हो जाती है। यहाँ तापमान गिरता है, पहली परत में तापमान गिरता है, दूसरी परत में तापमान बढ़ता है, फिर तीसरी जो परत है हमारी मध्य मंडल, इसमें फिर दोबारा से तापमान फिर गिरने लगता है, तापमान फिर दोबारा से यहाँ पे गिरने लगता है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है दोबारा से गिरने लगता है। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई में, याद रहे 80 किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान गिर के -80 डिग्री पहुंच जाता है फिर दोबारा से, यानी कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान फिर दोबारा से गिर जाता है। यानी कि ये तो बात वही हो गई, पहले तापमान बढ़ेगा, पहले क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ेगा, समताप मंडल में तापमान गिरेगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पहले क्षोभ मंडल में जो है तापमान जो है गिरता है, समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा, और मध्य मंडल में तापमान फिर दोबारा गिरना शुरू हो जाता है। तो मध्य मंडल में दोबारा से तापमान गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई में -80 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है, ठीक है, मेसोस्फीयर में। और जो हमारी आखिरी परत है हमारे आज की वीडियो की, जो उसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर, यानी कि ताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको, ताप मंडल बोलते हैं। ये हमारी आखिरी जो परत है ये है ताप मंडल। इसकी जो मोटाई है, सबसे ज्यादा मोटी परत यही है, 80 से 100 किलोमीटर मोटाई की ये परत है। 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि हमारे सर से ऊपर 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है हमारा सबसे आखिरी परत है थर्मोस्फीयर। और सबसे आखिरी परत तो है, पर इसका जो जो भार है ना, सबसे हल्की परत है ये सबसे हल्की परत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना जो एटॉम है, वायु के जो एटॉम है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो बहुत ही हल्के हैं, डेंसिटी बहुत कम है। एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है, गैस मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है बहुत कम है, घनत्व बहुत कम है। देखिए सबसे ज्यादा भारी परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के मास का
75% रखती है। कितना? 75% मास किस में रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। समताप मंडल में जो है 10% मास रहता है, हमारा एयर मास रहता है। बाकी जो मध्य मंडल और ताप मंडल है, जो हमारे थर्मोस्फेयर, ये थोड़ी हल्की परतें हैं। तो जो थर्मोस्फेयर है, हमारा जो थर्मोस्फेयर है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आयन मंडल यानी कि आइनोस्फेयर, और दूसरा है एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। आइनोस्फेयर को आप ये लाल लाल डॉट वाले से देख सकते हैं, और एक्सोस्फेयर। तो पहले बात करते हैं आइनोस्फेयर की, जो हमारे पृथ्वी की जो है 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सी परत पाई जाती है? हमारी आयन मंडल पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? आयन मंडल पाई जाती है। याद रहे, आयन मंडल कोई अलग परत नहीं है, ये ताप मंडल का ही हिस्सा है, ये ताप मंडल परत का हिस्सा है, ठीक है। और जो ताप मंडल है हमारा 80 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अच्छा, एक फैक्ट और भी है, आपने स्पेस का नाम सुना है? स्पेस, हम स्पेस में जा रहे हैं, स्पेस माने अंतरिक्ष में जा रहे हैं। अंतरिक्ष कितनी ऊंचाई तक माना जाता है? अंतरिक्ष होता है हमारे सर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक अंतरिक्ष माना जाता है। हमारी सर की 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अगर हम 100 किलोमीटर की ऊंचाई से परे पहुंच जाए, 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर पहुंच जाए, तो हम कह सकते हैं कि हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, जिसे बोलते हैं बाह्य अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में भाई कहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तो फलाना सिंह तो अंतरिक्ष यात्री हैं। तो अंतरिक्ष यात्री मतलब ये है वायुमंडल में 100 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर ऊंचाई तक गए रहे हैं, मतलब स्पेस शटल में। तो याद रहे, तो अंतरिक्ष जो है यानी कि ये जो परत जो है बेसिकली जो है हमारी आयन मंडल जो है अंतरिक्ष में है। इस परत में एक खासियत है, इस परत में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इसमें जो ऊंचाई के साथ साथ जो तापमान बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो इस परत में जो है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भारी मात्रा में सूर्य से एक्स रे, कॉस्मिक रे, गामा रे और शॉर्ट वेव रेज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी आयन मंडल है वो आयनोस्फेयर यानी कि आयनाइज हो जाते हैं। यानी कि इसको आयनोस्फेयर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो सूर्य के प्रकाश में जो विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है, जैसे कि कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे और शॉर्ट वेव रे यानी कि लघु तरंगे, उनसे वो गर्म हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं। ये जो परत है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, ये परत क्या होती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि ये परत जो है, इस परत की जो गैसें हैं वो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेस, एक्स रे, गामा रे, शॉर्ट वेव रे, इन सबको अवशोषित कर देती है। तो इस परत में क्या है? तापमान बढ़ने लगता है। लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारे अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं इतनी ऊंचाई पे? अब यहीं पे मैं तुम्हें बताता हूं कि 640 किलोमीटर के हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं, जो अंतरिक्ष में रहते हैं, तो वहां पे तो तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ की जो हीट होती है वो नॉन सेंसेबल हीट होती है। क्या होती है? वो नॉन सेंसेबल हीट होती है, यानी कि ऐसी इसके अंदर जो हीट तो होती है पर वो अनुभव विहीन हीट होती है, यानी कि अनुभव विहीन ऊष्मा, अनुभव विहीन ऊष्मा पाई जाती है इस मंडल में। यानी कि तापमान तो 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर रहेगा पर जो है ऊष्मा उसमें नहीं होगी। अब ऊष्मा और तापमान दोनों अलग चीज है, याद रहे। ऊष्मा और तापमान यानी कि टेम्परेचर और हीट दोनों अलग चीज है। टेम्परेचर और हीट ये दोनों अलग अलग चीज है, याद रहे। टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर और हीट, टेम्परेचर को हम तापमान बोलते हैं, हीट को हम बोलते हैं ऊष्मा। देखिए ऊष्मा तो क्या होता है, हम अनुभव करते हैं ना, तो यहाँ पे तो तापमान तो 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है पर ऊष्मा, उसमें ऊष्मा नहीं होती। क्यों नहीं होती? मैंने बताया, क्योंकि ये जो परत है बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल से बनी हुई है, यानी कि इसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत, उनका घनत्व बहुत दूर दूर है, माने कि वो हल्की है, यानी कि वो कम घनत्व वाली वायु है यहाँ पे। और कम घनत्व वायु वाली होने के कारण जो है जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के संपर्क में ना आके कम दूर दूर रहते हैं, इस कारण हीट महसूस नहीं होती। 1000 डिग्री टेम्परेचर तो होता है पर अंतरिक्ष यात्री आराम से अंतरिक्ष में निकल के अंतरिक्ष यानों को रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, तो यानी कि आपको पता चल गया कि इसमें तापमान तो अधिक, इस ऊंचाई के साथ साथ तापमान तो बढ़ता है पर जो हीट होती है नॉन सेंसिबल, यानी कि इट इज ए सेंसिबल हीट नहीं होती वहां पे। सेंसिबल हीट
हीट नहीं होती है। और हीट बढ़ती क्यों है? कॉस्मिक एक्सरे और गामा रे के कारण। याद रहे, इस परत को 4 भागों में बांटा गया है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। साथ साथ ये जो परत है हमारी आयन मंडल, आयन मंडल हमारे देश में, हमारे दुनिया में रेडियो वेव्स, रेडियो के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। रेडियो वेव्स जो होती है, जितने भी हमारे संचार के साधन है, जो रेडियो हो गए, जितने भी हम D2S देखते हैं, जितने भी टेलीविजन होता है, उसमें जो है इस रेडियो परत का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉम्स हैं, अणु हैं, वो सूर्य के प्रकाश से चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रिकली, यानी कि वो इलेक्ट्रिकली विद्युतीय चार्ज उनके अंदर आ जाता है। इसलिए जो है ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आयन मंडल महत्वपूर्ण परत मानी जाती है। याद रहे, ठीक है। तो ये तो आयन मंडल की विशेषता हो गई, नॉन सेंसिबल होती है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है, रेडियो वेव्स के लिए बहुत जरूरी होती है। और सबसे आखिरी में हम बात कर लेते हैं हमारे वायुमंडल की, यानी कि एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर मैंने बोला कि एक्सोस्फीयर और आयनोस्फीयर दोनों ही थर्मोस्फीयर का हिस्सा है। ये दोनों ही थर्मोस्फीयर का हिस्सा है। आप इस मानचित्र से समझ सकते हैं, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये हमारे पृथ्वी की सबसे भारी परत है। ये 640 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हालांकि इसकी अभी ऊंचाई के अंतिम ऊंचाई का अभी हमको पूरा ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वैज्ञानिकों ने इसमें शोध करके बताया है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना हो जाता है? 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर, इस परत के अंदर क्या विशेषता है? इस परत की जो वायुमंडल की जो विशेषता है, इसकी ये विशेषता है 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें बहुत हल्की गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस पाई जाती है। जो गैस की गुबाड़ियां भरी जाती है ना, बच्चों के गुबाड़े उड़ जाते हैं ऊपर आसमान में, तो वो बहुत हल्की गैस होती है। तो इस गैस में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस पाई जाती है। दूसरा, इस परत का जो बड़ा महत्व है, इस एक्सोस्फीयर का क्या महत्व है? इसका जो महत्व है, इसके अंदर वेन अलार्म रेडिएशन बेल्ट होती है। क्या होती है? वेन अलार्म रेडिएशन बेल्ट होती है, यानी कि यह वह बेल्ट है इस परत के अंदर पृथ्वी की जो ऊष्मा है, पृथ्वी के अंदर जो हमारे पृथ्वी का जो अंदरूनी कोण है, जो अंदरूनी बाहरी कोण है, जो तरल अवस्था में, उससे जो कुछ चुंबकीय जो मैग्नेटिशन निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड वो बनती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है सूर्य से आने वाली एक्सरे, कॉस्मिक रे, गामा रे, शॉर्ट वेव रेस को वायुमंडल में परावर्तित कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है कुछ मात्रा में। और उसके कारण जो है बड़ी मात्रा में ध्रुवों पर जो है चमकीला आसमान दिखाई देता है रात्रि के समय। तो रात्रि के समय ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव में जो चमकीला आकाश दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है? ध्रुवीय प्रकाश ज्योति। क्या बोला जाता है? ध्रुवीय प्रकाश ज्योति, यानी कि अरोरा बोरियोलोसिस। उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में जो दिखाई देता है रात के समय चमकीला आसमान, ऐसा लगता है जैसे पारलौकिक दुनिया में पहुंच गए हो, तो उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रोलोसिस। अरोरा ऑस्ट्रोलोसिस। तो अरोरा ऑस्ट्रोलोसिस दक्षिणी ध्रुव में चमकीला आकाश होता है, तो अरोरा बोरियोलोसिस उत्तरी ध्रुव में चमकीला आकाश होता है। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदरूनी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, पृथ्वी को एक आभा मंडल के रूप में घेरे हुए है, पृथ्वी को एक आभा मंडल के रूप में घेरे हुए है। और ये जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक आभा मंडल है, जो चुंबकीय आभा मंडल है, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय आभा मंडल है, वो किस परत में पाया जाता है? पृथ्वी का चुंबकीय आभा मंडल, पृथ्वी का चुंबकीय की है आभा मंडल, ये कहां पाया जाता है? पृथ्वी का चुंबकीय आभा मंडल, ये हमारा पाया जाता है एक्सोस्फीयर में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेव एलन रेडिएशन बेल्ट। अब ये पृथ्वी की जो चुंबकीय आभा मंडल है, यही चुंबकीय आभा मंडल तो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, पृथ्वी के अंदरूनी कोण से निकलता है जो गर्म है। और पृथ्वी के चुंबकीय आभा मंडल ही पृथ्वी में कॉस्मिक रे, एक्स रे, गामा रे और शॉर्ट वेव रेव्स को हानि पहुंचाने से रोकता है, उसकी मात्रा को कम कर देता है। तो आपने देखा कि जो हमारी प्रत्येक परत का कुछ ना कुछ हमारे जीवन में महत्व है। जहां क्षोभ मंडल हमारे जीवन में मौसमी गतिविधियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होती है, तो समताप मंडल जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडलीय वायुयान को ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ साथ इसमें ओजोन परत के होने से हमारे पृथ्वी पर कैंसर की शिकायत नहीं होती, लोग बचे रहते हैं। ठीक है,
तीसरी जो हमारे पर है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है पृथ्वी से ऊंचाई में तापमान को नियंत्रित करती है, इससे जो पृथ्वी में तापमान नियंत्रित रहता है। और जो हमारा समताप मंडल है वो रेडियो एक्टिव रेडियो के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो वायुमंडल है ध्रुवीय प्रकाश ज्योति यानी कि हमारे पृथ्वी पर जीवन के लिए या पृथ्वी पर एक्सरे गामा रे इन जैसी रेडिएशन को हमारे पृथ्वी में आने नहीं देता। तो ये था हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का संरचना जो कि तापमान के दृष्टिकोण से बनाई गई है। ताप यानी कि थर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडीशन के आधार पर जो है हमारे पृथ्वी की वायुमंडल की संरचना है। आप इस टेबल को खूब बढ़िया से याद कर ले, आपको काम आएगी। और साथ साथ ये डायग्राम है जिसमें मैंने पहले पृथ्वी दिखाई गई है, फिर उसके बाद टोपोस्फेयर है हमारा, फिर रेड रंग से स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है कितनी कितनी ऊंचाई पर, 16 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। तो ये थी हमारी आज की क्लास पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इन सबके साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।